ठीक है ना। तो ये हमारा अफरेंट है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं कि फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है और ये डिफरेंट जो प्रेशर्स हैं होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है ना। तो ये हमारा अफरेंट आर्ट्रियोल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि इस जगह में नेट फिल्ट्रेशन फोर्स या नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है। ठीक है। ठीक है ना। अब याद रखें, नेट फिल्ट्रेशन फोर्स जो होती है ना, ये डिपेंड करती है एक फोर्स पे जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्लिंग्स फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, स्टार्लिंग्स फोर्स कहते हैं। अब ये स्टार्लिंग्स फोर्स क्या है ये हम देख। ठीक है ना। तो देखें, जब भी यहाँ से कोई फ्लूइड आएगा यहाँ पे इस एरिया में, तो इसका कोई ना कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। ठीक है। ठीक है। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को अगर हम कहें पी सी, ठीक है, तो ठीक है ना, पी फॉर प्रेशर और सी फॉर कैपिलरी। कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इस तरह हम डिनोट करेंगे इसको। ठीक है। ठीक है ना। अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना, ये क्या करता है, हमेशा पुश करने की कोशिश करता है, धकेलने की कोशिश करता है पानी को दूसरे कंपार्टमेंट में। ठीक है। ठीक है। अब ये जो प्रेशर है यहाँ पे, ये प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा पुश करने की पानी को फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक। ठीक है, मैंने एक डिमोनिक भी बनाया था, बी हाइड्रोस्टेटिक, यानी देने की कोशिश करो दूसरों को। ठीक है। ठीक है ना। अब देखें, पानी सिर्फ यहाँ तो नहीं होता ना, पानी यहाँ भी होता है बूमेंस कैप्सूल में। अब जो बूमेंस कैप्सूल में जो पानी होता है, इसका भी, जहाँ भी पानी है वहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, इसका भी एक प्रेशर होगा। अब इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बूमेंस कैप्सूल। ठीक है ना, ये क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल ना। अब ये प्रेशर क्या करेगा, ये जो बोमेंस कैप्सूल वाला जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये पुश करेगा फ्लूइड को ऊपर की तरफ, ऑपोजिट। ठीक है ना, बी हाइड्रोस्टेटिक। ठीक है, ये इस तरफ नीचे खींच रहा है, ये इस तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, मतलब धक्का दे रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक्ट कर रही है। देखें इनकी डायरेक्शन, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, वो था ऑपोजिट। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरी फोर्सेस भी यहाँ पे हैं जिसको हम कहते हैं ऑनकोटिक फोर्स या ऑनकोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये जो पाई है, ये ऑनकोटिक जो फोर्स है, ये क्या होती है, ये असल में होती है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है ऑस्मोटिक टेंशन ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है ना, ऑस्मोटिक टेंशन ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक फोर्स, इसको डिनोट करते हैं हम पाई से। ठीक है ना, याद रखें, सही है। अब क्या होती है, ये ऑनकोटिक जो प्रेशर है, ये क्या करती है, ये जो पानी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये जिस तरह हाइड्रोस्टेटिक था ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है ऑनकोटिक। ठीक है। अब ऑनकोटिक फोर्सेस कहाँ कहाँ होंगी, देखें, सबसे पहले एक ऑनकोटिक फोर्स होगी यहाँ पे, ऑनकोटिक फोर्स इन द कैपिलरी। इसी तरह एक ऑनकोटिक फोर्स होगी इन द बोमेंस कैप्सूल। अब अगर ऑनकोटिक फोर्स इन द कैपिलरी है ना, ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल वाली फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। ठीक है ना, याद रखें, ऑनकोटिक फोर्सेस वो ड्रैग करते हैं अपनी तरफ फ्लूइड को, जबकि हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस पुश करते हैं। ठीक है ना, ऑनकोटिक अगाए। ठीक है ना, अगाए ने भी ना को ठंग तो प्लेट ही की खान ना। ठीक है ना, तो इस तरह ये फोर्सेस होती हैं। और ठीक है ना, तो अब नेट फोर्स क्या होगी, देखिए, हमने यहाँ से ऊपर की तरफ तो फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, हमने कैपिलरी टूवर्ड्स बोमेन कैप्सूल फोर्स चेक करना है। तो नेट फोर्स फ्रॉम कैपिलरी टूवर्ड्स बोमेन कैप्सूल क्या होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, वो नेट फोर्स फ्रॉम कैपिलरी टुवर्ड्स बोमेन कैप्सूल इसलिए कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन देखनी है ना, हमने ऐसे ऊपर की तरफ तो कोई वो कोई प्रोसेस चेक नहीं करना, हमने यहाँ से नीचे कैसे आता है फ्लूइड वो देखना है, इसलिए नेट फोर्स फ्रॉम कैपिलरी टू बोमेंस कैप्सूल हम देखेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है ना, प्रेशर इन द कैपिलरी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द कैपिलरी को माइनस करेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल से, फिर इसको कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर को हम माइनस करेंगे बोमेंस कैप्सूल के ऑनकोटिक प्रेशर से। देखें, ये थोड़ा ये बी बी बीच में है, सी साइड्स में है, सी फॉर साइड्स। ठीक है, सी फॉर साइड्स ऐसे निमोनिक बनाए। ठीक है, पी फॉर पहले,
यानी कि इसको कैसे याद करेंगे हम, अगर निमोनिक बना तो इसको हम कहेंगे P फॉर पहले है ना, तो C फॉर साइड्स, ठीक है। फिर माइनस करो B से, इनको पैरेंथेसिस में डाल दो, फिर पाई और माइनस पाई, ठीक है। पाई माइनस पाई करने के बाद हम क्या करेंगे, C फॉर साइड्स लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद बी बीच में, ठीक है, बी बीच में, ठीक है ना। और याद रखें ये जो है पाई है, ये ए नहीं है, ठीक है। पी फॉर पहले, ठीक है, पी फॉर पहले, अगेन देखो पहले, ठीक है, और प्लस उसके बाद पाई। अब सी साइड्स वाला लगाओ, बीच वाला लगाओ, साइड्स वाला लगाओ, इस तरह पैरेंथेसिस में डाल दो, आपका फॉर्मूला आ गया नेट फिल्ट्रेशन का। इसको हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को स्टार्लिंग्स फोर्स या स्टार्लिंग्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखें इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो ये स्टार्लिंग्स फोर्स याद रखें, स्टार्लिंग्स लॉ जो है या फिर स्टार्लिंग्स फोर्सेस बोलें इसको, ठीक है ना। ये एप्लीकेबल होती हैं किसी भी कैपिलरी ऑफ द बॉडी में, ये एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो यही फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि किसी भी कैपिलरी से टिश्यू में कितना पानी फ्लूइड जाएगा और किसी भी टिश्यू से कैपिलरी में कितना पानी जाएगा, ठीक है, फ्लूइड जाएगा। ये डिपेंड करता है इन्हीं स्टार्लिंग्स लॉ पे या फिर स्टार्लिंग्स फोर्सेस पे, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये फोर्सेस टिश्यू में ज़्यादा हैं, टुवर्ड्स द टिश्यू ज़्यादा हैं, तो फ्लूइड ऐसे लीक कर जाएगा कैपिलरी से और एडिमा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये फोर्सेस कैपिलरी में ज़्यादा हैं तो फिर टिश्यू से कैपिलरी में फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है हमारी कैपिलरी के लेवल पे। लेकिन देखें एट द लेवल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल इनकी जो वैल्यूज़ क्या है इनकी ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की और ऑनकोटिक प्रेशर की, ठीक है ना। तो चले देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज़। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसी कितनी है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीबी कितनी है, 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर हमारा याद रखें वुमेन्स कैप्सूल में जो ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स बहुत कम फिल्टर होते हैं ना, इसलिए ये नेग्लिजिबल है, इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो कैपिलरी में जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ये इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये हमारा टोटल नॉर्मल वैल्यूज़ हैं इस फार्मूले में, याद रखें जो, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो याद रखना है। ये इस जगह में जो प्रोटीन्स होंगे उनकी ऑनकोटिक फोर्स, तो यहाँ पे प्रोटीन्स होते ही नेग्लिजिबल है। इवन एल्बुमिन इस बहुत कम होती है यहाँ पे, बहुत नेग्लिजिबल। अगर डेली के हिसाब से 8 to 10 mg पर डे होता है ये, इवन एल्बुमिन की बात करें तो बाकी प्रोटीन्स तो खैर दूर की बात है, यहाँ पे आते ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं फॉर ईज। नेग्लिजिबल होती है लेकिन हम इसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर सबको कैलकुलेट किया जाए तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आंसर आता है, सही है ना, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, ये 10 क्या है, ये नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन है, नेट फिल्ट्रेशन फोर्स है फ्रॉम कैपिलरी टू वुमेन्स कैप्सूल, यानी कि एट द लेवल ऑफ दिस वुमेन्स कैप्सूल, ये जो है ना ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल के लेवल पे नेट जो फिल्ट्रेशन फोर्स है दैट इज़ 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। कि अब ये जो है ना, ये फोर्सेस हमारे एवरेज फोर्सेस हैं, एवरेज फोर्सेस है, याद रखें एवरेज फोर्स, यानी कि एवरेज का क्या मतलब है, इस जगह में भी क्या है, इस जगह में क्या है, इस जगह में क्या, इन सब को हमने एवरेज दिया है, वो एवरेज हमारा 10 है। अगर हम ऐसे कोई पूछे कि इस एट द लेवल ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या नेट फिल्ट्रेशन फोर्स होगी और एट द लेवल ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या नेट फिल्ट्रेशन फोर्स कितनी होगी, तो ये फिर 10 नहीं होगा, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। तो इस लेवल पे नेट फोर्स और इस लेवल पे नेट फोर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। वो ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड क्या है, ये एफरेंट है और ये क्या है, ये इफरेंट है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो यहाँ पे आ रहा है और ब्लड के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसी फ्लूइड से यही फ्लूइड जब ट्रेवल करता है, इस तरफ ट्रेवल करता है, तो यहाँ पानी जो है, पानी फ्लूइड पानी तो नीचे आएगा लेकिन प्रोटीन तो फिल्टर नहीं होता ना, प्रोटीन उतना ही रहता है इस जगह में आने तक। जब प्रोटीन उतना ही रहता है, फ्लूइड कम होता है, तो कंसंट्रेशन की ऑफ द सॉल्यूट्स बढ़ जाएगी, ठीक है, और प्रोटीन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एट दिस पॉइंट,
ठीक है ना। यहाँ पे पानी भी ज़्यादा था, सॉल्वेंट भी ज़्यादा था, यहाँ से सॉल्वेंट इधर आ गया और यहाँ फिर सॉल्वेंट कम रह गया, ठीक है ना। इसीलिए इस जगह में पाई सी यानी कि ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक फोर्स ऑफ जो कैपिलरी है, ऑनकोटिक फोर्स ऑफ कैपिलरी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इस जगह के, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये पाई सी जो है क्या करती है, ऑनकोटिक फोर्स किसी भी फ्लूइड को अपनी तरफ खींचती है। अब यहाँ पे ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगी ना फ्लूइड को, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। इसीलिए इस पाई सी के ज़्यादा होने की वजह से जो जो नेट फिल्ट्रेशन फोर्स होती है एट द इफरेंट आर्टेरियोलर लेवल, ये कम होती है बनिस्बत अफरेंट आर्टेरियोलर लेवल, ठीक है। इस जगह में पाइसी इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये पाइसी अंदर ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगी ना फ्लूइड को, ठीक है ना। इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है तो फ्लूइड को खींचने की ताकत रखती है, इधर कम है तो फ्लूइड को खींचने की ताकत कम रखती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से फिल्ट्रेशन इस साइड पे ज़्यादा होगी और इस साइड पे कम होगी, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन फोर्स इस तरफ कम, अफरेंट आर्टेरियोलर साइड की तरफ ज़्यादा, ठीक है। ठीक है ना। तो अब क्या है, अब देखें पहले हमने ये एवरेज कैलकुलेट किया था ना 10 है, तो देखें कि मैक्सिमम फिल्ट्रेशन फोर्स जो है एट द लेवल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोलर लेवल, मैक्सिमम अफरेंट आर्टेरियोलर लेवल में है और दैट इज़ 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है ना। जबकि मिनिमम फिल्ट्रेशन फोर्स इज एट द लेवल ऑफ इफरेंट आर्टेरियोलर लेवल एंड दैट इज़ क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है ना। और यही होना चाहिए एक नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन एपरेटस में, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, आपने ये फोर्स इसी तरह ही याद रखनी है। देखिए गेनोंग में, अगर आप गेनोंग देखें ना, गेनोंग में ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वो इसलिए थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो उन्होंने रेट के उससे किया है, हम उन्होंने ह्यूमन से नहीं किया। जबकि गाइटन में आप देखेंगे तो गाइटन में ह्यूमन के फिल्ट्रेशन यूनिट से इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशंस की हैं फोर्सेस की, ठीक है। फॉलो गाइड एंड फॉलो दिस वन, ठीक है ना। और इसके अलावा याद रखें एक एवरेज होता है, एक एट द आर्टेरियोलर लेवल, एक इफरेंट आर्टेरियोलर लेवल होता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। अब अगर हम GFR कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, GFR का फार्मूला कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है इनटू नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, इनटू नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब ये कांस्टेंट जो है ये क्या है, कितना है इसकी वैल्यू, तो याद रखें नॉर्मल जो GFR होता है ना वो कितना होता है 125 ml पर मिनट होता है नॉर्मल जो GFR होता है, ठीक है। ठीक है ना। फिर KF लगा दें बीच में, KF इंटू नेट फोर्स कितनी हमने बताई थी, हम यहाँ पे एवरेज लिखेंगे, ठीक है। नहीं हम 15 लिखेंगे जो कि एफरेंट आर्टेरियोलर लेवल पे है, नहीं हम 0 लिखेंगे जो कि एफरेंट आर्टेरियोलर लेवल पे, हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज क्या है, हमने क्या कहा था 10 है, तो ठीक है ना, इस जगह में 10 लगेंगे। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 इस तरफ आएगा, ठीक है, 10 किधर आएगा, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आई, 12.5 आ गई, ठीक है। 12.5 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये जो है ना ये हमारा KF है। KF इस क्या, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। याद रखें ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है ये, सही है। ये अब ये देखें ये जो कोफिशिएंट है ये खुद डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे। ये जो पैरामीटर्स हैं जिन पे कैफ डिपेंड करता है, ये जो कोफिशिएंट है वो है हमारा सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी और परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखें कि सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरी कैसे, अगर ये सरफेस एरिया बढ़ जाए तो KF भी बढ़ जाता है, अगर सरफेस एरिया कम हो जाए तो KF भी कम हो जाता है। अगर KF कम हो जाएगा, याद रखें आपको पता है अगर KF कम हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली GFR भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर KF बढ़ जाएगा तो GFR भी बढ़ जाएगा, यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो KF बढ़ जाएगा, यानी कांस्टेंट बढ़ जाएगा, कांस्टेंट बढ़ गया तो फिर GFR बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। यानी कि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट के, ठीक है ना। इसी तरह ऐसी डिजीज़ जैसे फॉर एग्जांपल बोलो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, फोकल सेगमेंटल
ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें होती है कैपिलरी सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब कैपिलरी सरफेस एरिया कम हो जाता है ना, तो कांस्टेंट कम हो जाता है। जब कांस्टेंट कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, GFR भी कम हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह देखें तो परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी देखें, अगर आप ऐसी डिजीज़ जिसमें परमिएबिलिटी कम हो जाती है फिल्ट्रेशन बैरियर की, ठीक है, तो परमिएबिलिटी जब कम होती है तो क्या होता है, GFR भी कम हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, वो इसलिए है कि कांस्टेंट भी कम हो जाता है तो GFR भी कम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कि जो रीनल जो जो GFR है, GFR कितना है, हमने कहा कि GFR इज़ 25 ml पर मिनट है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, ये तो हो गया GFR ना। अब देखें रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है ना, रीनल ब्लड फ्लो, ये रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, 20 to 25 ऑफ द % ऑफ द कार्डियक % ऑफ कार्डियक आउटपुट इज रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये अगर परसेंटेज निकाल लें तो ये ऑलमोस्ट 1200 ml बनता है। लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो एक और टर्म होती है, याद रखें, ये ब्लड फ्लो है, ठीक है ना। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, हमने जो रीनल प्लाज्मा फ्लो देखना होता है इन फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, क्योंकि प्लाज्मा के अलावा जो सेल्स हैं वो तो नीचे नहीं आते ना, ठीक है, इसलिए प्लाज्मा कंपोनेंट ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं